सबसे पहले किसान भाई बहनों, आप सबों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं झुमकी बहन आप सबों को जोहार करती हूँ। बिल्कुल, और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार किसान भाइयों। जी हाँ, आगे चलते हैं, आपको समाचार की ओर लिए चलते हैं। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से हर प्रखंड में खुलेगा कृषि उपकरण बैंक। रांची में संपन्न हुआ आदिवासी कृषक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आम सभा। आज हम मिलेंगे सफल किसान रामदास महतो से। गव्य विकास निदेशालय का गोकुल भवन में सह समीक्षात्मक बैठक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कृषि कार्य के विकास में तेजी लाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित किया जाना है, ताकि उस प्रखंड के किसान बैंक में उपलब्ध कृषि यंत्रों का मामूली भाड़े पर उपयोग कर सके। पिछले दिनों रांची में आदिवासी कृषक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आम सभा का आयोजन हुआ। सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि समिति 4 राज्यों में काम कर रही है। इस वर्ष ओडिशा, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और मणिपुर में अपने कार्यों का विस्तार करेगी। समिति की ओर से बीज उत्पादन, बायो फर्टिलाइजर और नई कृषि तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य या रोग संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए पशुओं के खून जांच के लिए जिला पशु चिकित्सालय या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृमि या पैथोलॉजी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालकों को अपने मवेशियों की खून जांच करवाने की जरूरत महसूस हो तो इस संबंध में हमारे पशु विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, अगर आपको ब्लड जांच कराना है, आजकल सरकार का तरफ से बहुत सारे उपाय भी किए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल खोला है जो कि सारे सुविधा उपलब्ध है। अगर मान लीजिए कहीं पर नहीं भी है तो आप अगर संपर्क करेंगे सरकारी अस्पताल में तो वो व्यवस्था कर देंगे। अगर नहीं है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ वेटेरिनरी पैरासाइटोलॉजी कृमि विद्या विभाग में आइए, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में आइए, आपका खून का जांच हो जाएगा। आपको निःशुल्क हम लोग जांच करते हैं। नवंबर महीने तक जल धारण करने वाली दोन जमीन में धान की फसल लगाने वाले किसान अपनी फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए नाटी मंसूरी लगाएं। नाटी मंसूरी M2 7029 या स्वर्णा के नाम से भी जाना जाता है, जो दोन भूमि में की जाने वाली धान की खेती के लिए उत्तम किस्म है। कि दोन जमीन जो हम लोग का नीचे वाली जमीन रहती है उसमें हम लोग को नवंबर तक हम लोग को उस खेत में सिंचाई की साधन होनी चाहिए, तभी उस प्रभेद का हम लोग चुनाव करते हैं। इसके लिए जो प्रभेद हम लोग के पास है एक M2 7029, जिसको हम लोग नाटी मंसूरी भी करते हैं और स्वर्णा भी करते हैं। स्वर्णा जैसा कि धान का जो रंग रहता है वो स्वर्ण जैसा रहता है, इसलिए सोना जैसा रहता है, इसलिए उसको हम लोग स्वर्णा भी करते हैं। ये जो प्रजाति है 140 से 145 दिन में पक के तैयार हो जाने वाली प्रजाति है और इसकी उपज क्षमता किसान भाई 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। व्हील हो उस कृषि उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से किसान टाण जमीन में सरलतापूर्वक निकौनी का काम कर सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। सफल किसान रामदास महतो को ये बात बखूबी पता है कि अनाज वर्गीय फसल और सब्जी फसलों की खेती के लिए अलग अलग तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। रामदास महतो अभी अपने खेतों में शिमला मिर्च और टमाटर की खेती में लगे हुए हैं। रामदास महतो अनाज और सब्जी दोनों फसलों की खेती करते हैं और किस्म की फसलों से बहुत अच्छी उपज भी पाते हैं, लेकिन सब्जी उत्पादन के प्रति इनका विशेष झुकाव देखने को मिलता है। अभी ये शिमला मिर्च और टमाटर की फसल लगाए हुए हैं। हम लोग खेती से वही लगभग 2-2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसी से वैसा तो और कोनो हम लोग का धंधा नहीं है। खेती से अच्छा ढंग से हम लोग का माने पर परिवार अभी चल रहा है।
पिछले दिनों धुरवा स्थित गोकुल भवन में झारखंड में दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर गव्य विकास निदेशालय के निदेशक आलोक कुमार पांडे ने कहा, अभी जो हमारा एक्शन प्लान है आगे का, उस एक्शन प्लान बनाने के लिए इनकी एक राय ली जाए और एक एक्शन प्लान जो है उसको सीमा के समय सीमा के अंदर में कैसे उसको किया जाएगा उस पर बातें हुई। और ख़ास करके हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा 2-3 पहलुओं पे जो बातें हुई हैं उसमें जो पशु का जो हमारा खरीद होता है उसमें किस तरह से लोगों ने पिछली बार किया, क्या परेशानियां आई और किस तरीक़े से आगे का टारगेट होगा, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2150 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2450 रुपये, गेहूं 1550 रुपये से 1650 रुपये, चना 4850 रुपये से 5050 रुपये, दाल अरहर 6850 रुपये से 6950 रुपये, दाल मसूर 4300 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5850 रुपये से 6050 रुपये, सरसों तेल 10,000 रुपये से 10,050 रुपये, चीनी 3,350 रुपये से 3,400 रुपये, आलू 600 रुपये से 700 रुपये और प्याज 1200 रुपये से 1300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। चलिए, हमारा ये काम पूरा हुआ। बहुत सारी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को मिली, खेती बाड़ी के बारे में, मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो चलिए, इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, आप कहीं जाइएगा मत, अभी आते हैं। बिल्कुल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों को। लेकिन एक सवाल आपसे पूछनी थी गंदू भाई। सवाल और मुझसे? बिल्कुल। पूछिए। आपके पास तालाब है? तालाब तो हर किसान के पास होता है। अच्छा, तो बत्तखें भी होंगी? बिल्कुल, बत्तख भी पाले हैं। अच्छा, और खेती भी करते हैं आप? खेती भी करते हैं, मुर्गी भी पाले हैं, बकरी भी पाले हैं, गाय भी पाले हैं। भाई किसान, आप समन्वित खेती करते हैं, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे किसान भाई भी समन्वित कृषि प्रणाली से खेती करते हैं, और समन्वित कृषि प्रणाली से खेती करने से बहुत 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 लाभ है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम झुमकी बहन, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली से हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी हम लोग को नहीं है। बात है, मैंने सवाल आपसे क्यों किया? ताकि हम आपको जानकारी दिलवा सके इसके बारे में। मैंने जानकारी का पिटारा आज आप खोल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आप खोलते हैं। आज हमारे पॉकेट में भी कुछ था, तो मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा जी से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि समन्वय कृषि से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है, और सबसे पहले से हम जानना चाहेंगे कि ये समन्वय कृषि प्रणाली है क्या, उसके बारे में आप हमें बताएं। किसान भाइयों, जिसकी भी चर्चा हो रही है, समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी एक कृषि प्रणाली हमारी होती है जिसमें कि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहें, और साथ में जैसे कि हम एक ही क्षेत्र में, जैसे कि आपका 1 एकड़ का हो या 1 हेक्टेयर का हो, तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने क्षेत्रों को अपनी सभी फसलों की आवश्यकता अनुसार हमें उसको वर्गीकृत हम बांटते हैं। जैसे कि उसमें आपकी, जैसे कि हम इसमें समृद्ध कृषि प्रणाली में हम सभी चीज़ों का व्यवस्था रखते हैं जिससे कि हमारी कृषि से आय आनी चाहिए। और साथ में क्या होती है कि हमें कोई भी जो कृषि का उत्पाद है, जो हमारी उसकी जो बाई प्रोडक्ट होती है, वो हमारे दूसरे में काम आती है। तो इसमें जैसे कि आप अगर समेकित कृषि की प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि आपके पास जो सब्जियों का हो, फलों का हो, आपके पास तिलहनी हो, दलहनी हो, मवेशी पाल रहे हैं तो उसके लिए चारा की व्यवस्था हो, साथ में जैसे कि उसकी जो आपकी बॉर्डर होती है, तो उसमें जैसे कि आप अच्छे जैसे कि लाह के, जैसे फ्लेमिंजिया सेमिलेटा है, तो ये जैसे इसकी आप बॉर्डर प्लांटेशन कर लेते हैं, या फिर आप दूसरी चारा के लिए जैसे टेफ्रोशिया होती है, तो उसको अगर आप इसमें बॉर्डर पे लगा लेते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका इसमें कम क्षेत्र में आप सभी तरह के पोषण के लिए और आमदनी के लिए जो है कृषि से संबंधित, वो आप इसको अपने खेती में लाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके इसमें अगर एक फसल से आपका नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है। और साथ में जैसे कि आप जो फसलें लेते हैं तो उसकी जो बाई प्रोडक्ट आती है वो हम इसमें, जैसे हमारे पास पूरी व्यवस्था होती है, जैसे कि इसमें हम केचुआ की खाद की व्यवस्था रखते हैं, मवेशी पालते हैं तो उससे हम कंपोस्ट की व्यवस्था रखते हैं। और साथ में जैसे कि हम सब विशेष तौर पे, आप जैसे कि हमारी झारखंड की स्थिति में, जैसे कि आप जो हमारी पठारी क्षेत्र हैं तो वहाँ पे जैसे बरसात बहुत होती है, तो बरसात का जल को इकट्ठा अगर आपका जहाँ स्लोप के मुताबिक एक कोने में जहाँ आप एक तालाब बना लें तो वहाँ पे आपकी वर्षा की जल भी इकट्ठा होती है, और आप मछली पालन भी करते हैं। तो इस तरह से आप मछली पालन से जो आपकी जैसे कि गोबर आती हैं या आपके तिलहनी फसल की जो उसकी केक आती है, तो इन सभी का जो है आप रिसाइकलिंग में आप जो अपने मछलियों को भी दाना दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप इसमें अन्य जो वैकल्पिक स्रोत के साधन हैं, जैसे मशरूम की है, या मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, बत्तख पालन है, तो इन सभी चीज़ों को आप इसमें एकत्रित कर सकते हैं। और जैसा मैंने चर्चा भी किया कि कृषि से वैकल्पिक आय के लिए आपका जितने भी स्रोत हैं, इसमें हमारे पास पूरी गुंजाइश रहती है
कि उसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए और उन सभी चीज़ों को आप अपने इस समन्वित कृषि प्रणाली में आप अपनाएं। तो जैसे कि हम किसान भाई जो नए हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो अभी जो है हम किस तरह के फसलों को लगाएं, उसके बारे में आप हमें बताएं। तो उसमें आप क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं उसका जो आपने अगर तैयार किया हुआ बिचड़ा होगा तो उसको आप अविलंब लगा लें, ताकि उससे जैसे बागवानी की खेत है तो बागवानी में जैसे आपकी इसमें जैसे कि कोई भी आपका अमरूद का है या फिर आम का है, जो भी बगीचा इस तरह का है अगर आपकी मतलब समन्वित कृषि प्रणाली में, तो उसका सदुपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अभी सब्जियां हैं तो अभी सब्जियों में थोड़ी अभी आप ये बासमती सोयाबीन जो होती है आप वो कम समय की फसल होती है जो बरसात आने से पहले आपकी तैयार हो जाती है, तो आप बासमती सोयाबीन जो है वो लगा सकते हैं। और फसलों में जैसे कि अभी आपका अभी थोड़ी विलम्ब हो चुकी है, नहीं तो अगर आपकी जगह ये है तो उसमें आप जैसे कि अभी समर की जो आती है मक्का वो आप लगा सकते हैं जो कि बरसात आने से पहले तैयार हो जाती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे जैसे कि तकनीकी लाभ भी हमारे जो है समय कृषि प्रणाली से हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं। जैसे कि समेकित कृषि की प्रणाली जैसे मैंने चर्चा किया, तो निश्चित तौर पे समेकित कृषि प्रणाली आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि एकल फसल ही लेते हैं साल भर में और उसके बाद उनकी जो योजना रहती है तो उनकी ज़मीन से उतनी आर्थिकी नहीं आ पाती है। लेकिन जैसे कि आप इसमें समेकित कृषि प्रणाली की आप योजना बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने पूरे ज़मीनों को आप जैसे वर्गीकृत बांटते हैं और उस क्षेत्र के अनुसार जिसकी ज़्यादा मांग है, तो जैसे फल की ज़्यादा है तो फल के क्षेत्रफल ज़्यादा रखें, सब्जियों की मांग ज़्यादा है निश्चित तौर पे तो आप सब्जियों का क्षेत्रफल बड़ा रखें। तो इस तरीके से जो आप अगर समेकित कृषि की बात करते हैं तो इसमें दो तीन बातें सामने किसान भाइयों को फ़ायदा दिखता है। एक तो होता है कि आप विभिन्न तरह के अनाजों का जो हमारी कृषि से आती है तो उन सभी का आप अपने यहाँ तैयार करते हैं, तो उसकी जो आप उसका उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुपोषण की शिकायत नहीं रहती है। और साथ में जैसे कि आप जो इसमें एक ही कंसेप्ट होता है कि आप प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग फीट जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आप अधिक से अधिक आमदनी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इसका मूल सिद्धांत है। और साथ में क्या होता है कि जो आप इसमें हमारे जैसे कि आप मक्का उपजा रहे हैं या धान उपजा रहे हैं या जो भी आप इसमें आती है, तो वो आपका एक जो चारा होता है वो आपके मवेशियों काम आ जाता है। फिर मवेशी से आप दूध प्राप्त करते हैं और मवेशी की जो गोबर या उसकी जो यूरिन आती है तो आप उसको इकट्ठा करते हैं और उससे आप कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। जैसे कि आपका जो फसल के उत्पाद आ रहे हैं तो उसमें आपके पास बहुत बढ़िया साधन है कि आप मशरूम की खेती करें, तो इस तरह से आपको बाहर से उसके स्ट्रॉ को भूसे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद ही उत्पाद से सिर्फ आपके पास वो तकनीकी जानकारी होनी चाहिए कि हम इन सभी जो हमारे उत्पाद आ रहे हैं तो इसका हम खेती में हम इसकी आमदनी में कैसे उसको हम रूपांतरित करें, तो ये सबसे बड़ी चीज़ें होती है। तो इसकी तकनीकी जानकारी जो है किसान भाइयों आपको होना अनिवार्य होता है। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे मछली पालन के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपके पास जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो उसको आप बड़े साइज़ की अंगुलिकाएँ जो आती हैं उसको आप प्रति हेक्टेयर जो है 10,000 की संख्या में हम उसको पानी में डालते हैं और उसका 2% वजन जो है तो वो हम डालते हैं। खास करके हम उसमें कंपोजिट कल्चर करते हैं। तो समन्वित कृषि प्रणाली में यह है कि आप जो भी इसमें वैकल्पिक आय के लिए जा रहे हैं, जिसमें करीब 75,000 के आसपास आपका अगर समेकित अच्छे ढंग से करते हैं तो 75,000 तक आपकी जो आमदनी प्रति एकड़ जो है वो आ सकती है। तो ये इसमें अच्छी बात रहती है कि आपको आमदनी जो है वो सुनिश्चित करता है समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने आपको कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। इन्होंने बताया कि अगर हम समेकित कृषि प्रणाली का प्रयोग करें तो हम अधिक से अधिक यानी कि आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी दिया हमने। अरे बाप रे, इतना जानकारी तो हमको भी नहीं था। किसान भाइयों आपको था? देखिए किसान भाई लोग को भी नहीं था। हाँ, देखा? हाँ, देखा का अभी हम देखने के लिए बैठे हुए कि कब दादा आएंगे। कारू दादा, आपसे शिकायत है, आप तो बोल रहे थे कि कारू दादा को खबर हो गई है, तो कहाँ हैं अभी तक? कारू दादा को हम बोल के आए हैं कि इतना बजे हम आएंगे। अच्छा, तो यही मड़ैया में, तो वो अभी तक अभी नहीं किए। हो गया जोहार दादा, जोहार। देखिए अभी आपे का बात चल रहा था और आप प्रकट हो गए। तब कारू दादा इतना विलम्ब हो गया आपको आने में? रामनवमी का पहले आपको भी बधाई, इसीलिए आप लेट से आए आज। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हाल चाल सुनाइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है।
आज रामनवमी का सब तैयारी चल रही है। हाँ। शाम में पूजा होगा। झंडा बना लिया? हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप वो जो फूलगोभी का खेती कर रहे हैं और आपका जो खेत में खीरा लगा खीरा हुआ भी, है, हाँ, तो उसका क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, लेकिन देखिए अब अभी आ गया अब गर्मी का मौसम। हाँ। इस मौसम में इसको जो देखभाल करना है, कैसे रख रखाव करना है, तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो आप तो उसी दिन बोले थे, तो हम बोले थे कि कार्यक्रम में आइएगा। हाँ। तो आप लेट कर दिए। खैर कोई बात नहीं, लेट कर दिए कोई बात नहीं, किसान भाई तो हमारे साथ है ना। तो चलिए आपके साथ। किसान के साथ होता क्या है कि बहुत सा काम रहता है, हाँ। तो थोड़ा लेट सवेर हो जाता है। अच्छा, लेकिन लेट में भी जानना जरूरी रहता है। बिल्कुल, जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए और हम जरूर दिलवाएंगे। आप ही के जैसे हमारे एक बहुत सफल किसान है दीपक महतो जी, आइए उनसे मिलते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए। मेरा नाम दीपक कुमार महतो है। मैं पाली ग्राम का निवासी हूँ और अस्थायी निवासी हूँ। दीपक जी, ये जो खेती करने का आपके मन में विचार आया, वो कब से आया और इसके पहले आप क्या करते थे? जी, मैं बचपन से ही खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पूरा परिवार शुरू से ही खेती बाड़ी में लगा हुआ है। मेरा दादा परदादा सभी लोग खेती करते आए हुए हैं। मैं भी उसी में लगा हूँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी किया हूँ। मैं BA पार्ट 2 का अभी तक पढ़ाई कर चुका हूँ, पार्ट 3 का पढ़ाई चालू है मेरा। साथ ही साथ मेरे घर के जितने भी लोग हैं सभी खेती बाड़ी करते हैं। मामी पापा, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा वाइफ भी साथ में घर का काम के साथ साथ खेती बाड़ी का भी काम देखती है। अभी आपने बताया कि आपके दादा परदादा सभी इसी खेती से जुड़े हुए थे और आप भी बचपन से ही जुड़ गए, तो पहले जो खेती करते थे आपके पिताजी दादाजी जो करते थे और अभी आप जो कर रहे हैं, उसमें आप कितना अंतर पाते हैं? पहले का खेती जो था वो वैज्ञानिक तकनीकी के अनुसार नहीं होता था, उस कारण से पहले ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। और अभी का जो युग है, अभी जो खेती बाड़ी होता है वो आधुनिक तकनीकी के अनुसार खेती बाड़ी होता है, जिस कारण से आप खुद ही देखते होंगे कि पहले का खेती बाड़ी और आज का में कितना अंतर है। पहले का कोई खेती का पौधा आप देखते होंगे तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए सामने अभी फूल गोभी का ही पौधा देखिए, तो पहले था कि छोटा छोटा फूल गोभी का पौधा फूल गोभी होता था। अभी देखिए 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो तक का फूल गोभी का पौधा होता है। उसी प्रकार हर प्रकार का खेती में पहले का खीरा आप देखते होंगे, तो फिर जैसे खीरे लगल है तो पहले का खीरा जैसे आप देखते होंगे तो कलर भी नहीं आता था अच्छा से, छोटा छोटा होता था। और अभी का देखिए कि एक खीरा देखने से ही खाने का मन करेगा। उसी अनुसार है कि मतलब लोग आधुनिक तकनीकी के अनुसार खेती होता है तो फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो अभी आधुनिक तकनीक की आपने बात की, तो ये जो तकनीक नई नई आ रही हैं, इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है और इसकी जानकारी लेने के बाद आप इसका कितना उपयोग कर पाते हैं? देखिए, आधुनिक तकनीकी का जो खेती है उसका जानकारी हमें तो बाज़ार से ही मिल जाता है। और अच्छे किसान होने के कारण जितने भी जैसे अक्सर कंपनी वाले, जैसे कोई भी बीज कंपनी हो तो वो बीज कंपनी के जैसे जो फील्ड अफसर होते हैं वो हमारे गांव भी आते हैं, वो हमें जानकारी देते हैं। हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार के दुकानदार हमें जानकारी देते हैं। तो दुकान भाइयों का इसमें पूरा सहयोग होता है, जो कि हमें जानकारी पूर्ण रूप से देते हैं कि देखिए इसमें से ये कंपनी का ये बीज आया हुआ है, इस कंपनी का ये बीज आया हुआ है, आप इसे लगाइएगा तो इतना फ़ायदा होगा, इसमें इसका फल ऐसे होगा, इसका मतलब 1 एकड़ लगाइएगा तो इतना फ़ायदा होगा। ये सब सारी जानकारी मतलब ज़्यादातर यही देते हैं, क्या दुकानदार भाई ही ज़्यादा देते हैं। दीपक जी, अभी देख रहे हैं कि खेतों में केवल सब्जी लगी हुई है, तो इसके अलावे आप सब्जी के अलावे और कौन कौन सी? अभी जो सब्जी लगा हुआ है उसके अलावा हम धान का फसल करते हैं, उसके बाद में गेहूं भी लगाते हैं। अभी तो केवल आपको खेती दिखे, मतलब खेती बाड़ी में से केवल सब्जियां ही दिख रही है, लेकिन और दूसरा जो सीज़न होता है उसमें धान का सीज़न में धान और गेहूं का सीज़न में गेहूं लगाते हैं। किसानों की जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है वो बाज़ार की होती है। आपने सब्जी उपजा लिया, अब इसके लिए विपणन की व्यवस्था कैसी है और आपको कितना मुनाफा होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ खेती के लिए तो जैसे खेती तो पैदा कर लिए, लेकिन उससे बेचने के लिए सबसे ज़्यादा बाज़ार की जरूरी। हमारे यहाँ बाज़ार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिस कारण से हमें कोई तकलीफ नहीं होता है। हम अगर 1 ट्रक भी अगर अभी सब्जी लेके जाएंगे तो तुरंत बेच के आ जाएंगे, मतलब बेचने का मतलब कोई तकलीफ नहीं होता है। उसी कारण से यहाँ किसान भाई बहुत खुश रहते हैं। जैसे मैं खुश हूँ उसी प्रकार सारे किसान खुश रहते हैं। किन्हीं को भी कोई तकलीफ नहीं होता है बाज़ार से कि हम 1 ट्रक सब्जी अगर लेके जा रहे हैं तो कहाँ बेचे, कैसे बेचे, क्या करें,
यहाँ थोक में ही बिक जाता है और कैश में पैसा मिल जाता है, जिस कारण से हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आप सालाना इनकम आपकी क्या हो जाती है और आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? जी, हमारा सालाना इनकम खेती से लाखों रुपया का होता है, जिस कारण से हमें कोई तकलीफ नहीं होता है। घर परिवार हमारा अच्छा से ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़े पैमाने में खेती होती है तो उसी कारण से हमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होता है। पैसे कौड़ी जो भी जरूरी हो अपना इच्छा अनुसार अपना कमा लेते हैं, सालों भर आराम से हमारा परिवार चलता है। दीपक जी, आप एक नवयुवक किसान हैं, तो हमारे और जो किसान भाई हैं जो खेती बाड़ी करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे मैं एक नवयुवक किसान हूँ, अच्छा से खेती बाड़ी संभाल रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा कि मेरे जैसे और मेरे से जो छोटे हैं उन्हें भी मैं प्रेरित करूँगा कि वो भी खेती बाड़ी में ध्यान दें, आधुनिक तरीक़ा से खेती करे। तो निश्चित है कि एक 10,000 का जो नौकरी जो आदमी करेगा, और अगर वो ठीक ढंग से अगर खेती बाड़ी वो किसान करता है तो निश्चित है कि उससे ज़्यादा मुनाफा आपको खेती बाड़ी में होगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि दीपक जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दीपक जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आप लोगों को भी। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। वाह भाई, देखे दीपक जी जैसा खेती कीजिए। वही तो, क्या फूलगोभी लगाए हैं, क्या खीरा लगाए हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है। किसान भाइयों, आप भी उनसे प्रेरणा लीजिए। और आप लोग भी लगाते हैं बढ़िया, ऐसा नहीं है कि आप लोग खराब ढंग से खेती करते हैं, आप लोग भी करते हैं बहुत अच्छा ढंग से खेती। लेकिन दीपक जी जैसा खेती कीजिएगा तो आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। और हमें जानकारी भी दीजिए ताकि हम आपके पास भी पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी जानकारी बाकी रह गई, लेकिन हम थोड़े थोड़े करके वक्त हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हमारा वक्त खत्म हो चला है आपसे मुलाकात, लेकिन फिर भी हम लोग ले जाएंगे कहीं हमारे किसान भाई बहनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम छोटी मोटी कृषि सलाह है जो हम आपको देना चाहते हैं, तो क्यों दे दिया जाए? बिल्कुल। तो चलिए तो चलिए देखते हैं ये कार्यक्रम। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। कहीं कहीं हल्के बादल देखने को मिलेंगे, वैसे बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गेहूं कटाई के बाद उसे अच्छी तरह से सुखाकर ही थ्रेसिंग करें। भंडारण से पहले भी अनाज सुखा लें। सब्जियों की खेती में नमी बरकरार रखने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। छोटी और मोटी बातें, बिल्कुल सही। और इन छोटी मोटी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत लाभ है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब घड़ी आपको इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रही है यहाँ रुकने के लिए। तो चलते चलते हम अपना पता आपको जरूर बताना चाहेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।